खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। पहली बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ की खेल मंत्र से जुड़ी हुई है। गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने बताया कि 10 साल में खेल ने नई जगह बनाई है। एक बड़ी खबर संभल से है, जहां पर पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन बताने पर एक्शन हुआ है। वक्फ के जाली दस्तावेज मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि चंदन गुप्ता हत्याकांड में 7 साल लंबे इंतजार के बाद में परिवार को आज न्याय मिला है और लिहाजा परिवार ने झंडा लहराकर खुशी का इजहार किया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के एक बयान पर वे संतों के निशाने पर आ गए हैं। और आखिरी खबर लखनऊ के होटल में हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले में जांच तेज हो चुकी है। सारी खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लखनऊ के होटल में हत्याकांड का मामला जांच के लिए आगरा पुलिस लखनऊ पहुंची और आगरा पहुंची थी लखनऊ पुलिस। आरोपी असद के घर में जांच पड़ताल की गई। कई पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। असद ने पिता के साथ में मिलकर हत्या की थी। मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा पहुंची है लखनऊ पुलिस और पहुंच के जांच पड़ताल की, पड़ोसियों से भी पूछताछ की और पुलिस को कई अहम सबूत भी मिले हैं जो आगे जांच पड़ताल में काम आएंगे। तो आरोपी असद के घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची थी। लोगों से पूछताछ की गई। कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है और साथ ही सभी के स्टेटमेंट पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। घर पर भी जाकर जांच पड़ताल की गई। कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि कल एनआईए की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान भड़के दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। सरकारी वकील ने सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जिसके बाद में दोषी सलीम ने अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला दिया था और रहम की भीख मांगी थी। सलीम की हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आया स्वागत योग्य है। हम उससे संतुष्ट हैं। हमारे बच्चे को आज चंदन को न्याय मिला और बहुत अच्छा फैसला आया है। हम न्यायपालिका का धन्यवाद देते हैं और सभी शासन प्रशासन ने जो भी हमारा सहयोग किया है उनको भी धन्यवाद करते हैं। सत्य की जीत हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ। अजय गुप्ता, एक बात बताइए, 7 साल से लगातार आप जो है इंतजार कर रहे थे कि फैसला आएगा, कल दोषी दिए गए। कल से आज तक जो है किस तरह के लोगों के फोन आए हों, ऐसा कुछ बात हुई है? नहीं, फोन वगैरह तो नहीं मेरे पास किसी के आए हैं और हम तो सिर्फ देख रहे थे कि निर्णय आ जाए, हमारे बच्चे को न्याय मिल जाए। हमारे बच्चे को न्याय मिला है। न्यायालय से फैसला आ चुका है। 28 दोषी थे और सबको है ना आजीवन कारावास की सजा हुई है। चाहते थे जो मेन दोषी थे उनको फांसी की सजा हो, लेकिन अभी जो भी है ना न्यायालय ने न्याय दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तमाम ऐसे मामले अब तक रहेंगे, 7 साल जो बीत गए आपको जो है इंतजार करते करते, तो अब तक किस समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? समस्याएं यही है कि कोर्ट के चक्कर काफी लगे, लेकिन मेहनत आज दिख रही है। समय थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन ठीक है। कोर्ट ने सभी लोगों को आजीवन कारावास दिया है और 10 वर्ष का कठोर कारावास, किसी को हर धाराओं में अलग अलग है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष और आजीवन कारावास दिया है और जुर्माना भी दिया है। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कोर्ट के फैसले पर हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे साथ न्याय हुआ है। जिन 2 लोगों को कल बरी कर दिया गया था, क्या उस फैसले के खिलाफ कोई अपील करेंगे आप? जो उसमें अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे, अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे हम। जो 2 लोगों को बरी किया गया है उनके खिलाफ हम अपील अगेंस्ट एक्विटल करेंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट में। चंदन गुप्ता हत्याकांड की कोर्ट में पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने वाले सरकारी वकील एमके सिंह से भी न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। सुनिए। फांसी की सजा सुनाई गई है। उनके वकील ने ये बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, उससे इलाज से संबंधित जो है सारे परिचय उन्होंने दाखिल किए। इसके आधार पे जो है
उन्होंने मिनिमम पनिशमेंट की मांग की थी, इसको कोर्ट ने माना है। जो 2 लोगों को आरोप मुक्त किया गया था उसके लिए अब आप क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए हम लोग अभी जजमेंट की कॉपी मिल जाए, उसको अध्ययन करने के बाद, अवलोकन करने के बाद जो बनता है कि अपील लायक केस होगा तो हम लोग जरूर अपील फाइल करेंगे। क्या माना जाए आगे बड़े पनिशमेंट के लिए हाईकोर्ट भी जा सकता है मामला? हाँ, अभी ये शासन निर्णय करेगा, लेकिन हम लोग जो है जजमेंट पहले देख लें, उसके बाद ही कुछ। तो ये MK सिंह साहब जिन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले की पैरवी की है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कासगंज में 26 जनवरी को हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा होने के बाद में पिता, मां और बहन ने तिरंगा फहराकर खुशी जताई है। और कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि कल NIA की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था और उसके बाद में आज सजा सुनाई गई। मां और बहन ने तिरंगा फहराकर अपनी खुशी का इजहार किया। चित्रकूट में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और साथ ही बरगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 47 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गांजा तस्कर छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर चित्रकूट और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आज दिनांक 3 जनवरी 2025 को ANTF टीम प्रयागराज और थानाध्यक्ष बरगढ़ की संयुक्त कार्रवाई में एक इनोवा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ नंबर की है उससे लगभग 47 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त भाग गया है मौके से, जिसकी नामजदगी की गई है। इन दोनों अभियुक्तों को म्यांमार के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मिर्जापुर और खबर जालौन से है, जहां पर शातिर चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। कोतवाली उरई के पडरी गांव में विनय ने अपने पड़ोसियों की मदद से चोर को चोरी करते हुए अपने घर में पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक शातिर चोर पहले भी कई बड़ी चोरियों में शामिल रहा है। सीतापुर में बंद मकानों को चोर लगातार निशाना बना रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर कोतवाली से सामने आया, जहां पर चोरों ने शिक्षिका के बंद घर में लाखों की चोरी की है। हालांकि चोर घर के पास के CCTV में कैद हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। चोरी का मामला कोतवाली इलाके के लोहारबाग का है। संभल में 18 दिसंबर को हुए दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के साजिशकर्ता और 2 शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 4 लाख रुपए की सुपारी देकर वकील सत्यपाल की हत्या रंजिशन कराई गई थी। जनपद संभल के कस्बा बहजोई में 18 तारीख की सुबह को 9:15 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की अज्ञात बाइक पर सवार 2 लड़कों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनाक्रम विजिट करने के बाद पता चला कि 2 शूटर हैं, वो आए हैं और उन्होंने गोली मार के हत्या की है। पुलिस द्वारा तुरंत कई टीमें बनाकर CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए और मृतक द्वारा मरने से पहले दिए गए बयानों के आधार पर विभिन्न डायरेक्शंस में जांच है वो शुरू की। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। मौलाना रिजवी ने चिट्ठी में कुंभ को लेकर बड़ा आरोप लगाया। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों का धर्मांतरण करवाया जाएगा। मौलाना ने आरोप लगाया है कि हिंदू धर्मगुरु और साधु संत मुस्लिमों को कुंभ में धर्मांतरण करवाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। निकल आ रही है, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का
और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन के महाकुंभ में साधु संतों पर धर्मांतरण करवाने के आरोप पर संतों ने ऐतराज जताया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने मौलाना के उठाए हुए सवाल पर करारा जवाब दिया। बरेली के किसी मौलाना ने मुख्यमंत्री जी को खत लिख करके लिखा है कि कुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। जिसका मन हो, जिसकी इच्छा हो, क्योंकि भारत में मुसलमान नाम की चीज थी ही नहीं। पहले भारत में तो सभी हिंदू थे। ये तो औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनबी जैसे लोग आए थे, इन्होंने हमारे हिंदू की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं है, भारत का मुसलमान तो जबरदस्ती कन्वर्ट हिंदू ही है। मौलाना शहाबुद्दीन के महाकुंभ में धर्मांतरण के आरोपों पर संत समाज नाराज है। अयोध्या के संतों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जो लोग धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, मुंह जिहाद, थूक जिहाद, माला पहनकर, कलावा पहनकर, गले में कंठी धारण करके, मस्तक पे तिलक लगा के हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु साधु संत कुंभ में धर्मांतरण कराएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। कभी एक आध दो मामले आए हुए, हमने घर वापसी कराई है। इस प्रकार के घर वापसी कराई है जो लोग एक पीढ़ी पहले किसी कारणवश आप लोगों ने बरगलाकर उसको इस्लाम स्वीकार करा दिया था। उनसे बातचीत में उनका रोना गाना, उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार से हमारा जो है जबरदस्ती ठग कर इन्होंने धर्मांतरण करा लिया। उसकी घर वापसी एक आध दो लोग की कराई है। धर्मांतरण जैसी कोई विधा ही नहीं है। हमारे यहाँ पापों का प्रायश्चित किया जाता है, और महाकुंभ में जो माँ त्रिवेणी संगम की महिमा है, जिसमें माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, वो पापों का प्रायश्चित करती हैं। यदि कोई मौलाना अपने धर्म के प्रति लौटना चाहता है तो वो आए और गंगा में स्नान करे, यमुना में स्नान करे, सरस्वती में स्नान करके और प्रायश्चित कर्म करे। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी पूरी हो चुकी है और एक तरफ अखाड़ों की पेशवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ टेंट सिटी भी अब तैयार है। लग्जरी टेंट सिटी लोगों को खूब पसंद आ रही है। वहीं प्रयागराज में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। जगह जगह पर सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट भी किया गया है और पुलिस बल भी तैनात की गई है। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डिलक्स कॉटेज हैं, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डिलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन, बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। परिवहन निगम ने भी महाकुंभ में बस सेवा के लिए कमर कसी हुई है। अयोध्या डिपो को 65 अतिरिक्त बसें मुहैया कराई गई हैं, जो श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। अयोध्या डिपो अंबेडकर नगर के टांडा, कुशीनगर के हाटा और साथ ही सुल्तानपुर के कमरिया गांव से बसों का संचालन होगा। इन सभी पॉइंट पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सभी बसें 12 जनवरी से श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षित प्रयागराज पहुंचेंगी। परिवहन निगम के ARM ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर अयोध्या के साथ साथ 3 पॉइंट से बसें चलाई जाएंगी। वहीं महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी अपना शेड्यूल जारी किया है।
निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस बार महाकुंभ की बड़ी ब्रॉड लेवल पे जो तैयारी की गई है उसमें 65 बसें चलाने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हमारे 2-3 पॉइंट हैं, कमरिया घाट, टांडा और हाटा से हम लोगों को बसें चलाने के लिए निर्देश मिले हैं। उसकी पूरी तौर पे तैयारी हो गई है, सभी स्टाफ की वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है और गाड़ियों की तैयारी पूरी कर ली गई है। सारी रंग रोहन भी गाड़ियों का कर लिया गया है। 65 बसेस हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पहले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेलों की नई संस्कृति बनी है। आपको बता दें कि मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर के भाटी विहार कॉलोनी में बना है। इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 2 एकड़ भूमि पर 5.23 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। के अंदर, देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की घोषणा पर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे यूपी के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा। स्टेडियम की घोषणा की है और उससे पूर्व उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में उसकी भी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किए जा रहे सराहनीय कार्य, और चाहे वो ग्रामीण स्तर हो चाहे जनपदीय स्तर हो, सभी जहां पर अच्छे प्रशिक्षक और अच्छी खेल प्रतियोगिताएं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के लाखों लाख खिलाड़ियों की तरफ से उनका आभार और धन्यवाद करता हूं। दिल्ली की रैली में आज प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया और प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बयान दिया है, आपदा को दिल्ली के लोग नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को आपदा बताने पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी के महामंत्री विष्णु मित्तल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया है। कि आज दिल्ली में हर दिल्ली का व्यक्ति 50 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़ों में इनहेल कर रहा है। पीने का इतना गंदा पानी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसको आपदा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक बेड पे 3 मरीज लेट रहे हैं, और अगर आज आपको कोई किडनी का ऑपरेशन कराना हो तो 2 साल बाद की डेट मिल रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में जानवर लेट रहे हैं। स्कूलों की इतनी खराब हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली के लोग आपदा की स्थिति में जी रहे हैं। संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। एडवोकेट कमिश्नर ने सफाई दी है। सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट, पूरी गोपनीयता के साथ में रिपोर्ट को पेश किया गया। ये सब किस तरीके बात हुआ, इस पर मुझे कमेंट करना जरूरी नहीं समझता। मैंने हमारे द्वारा पूरी रिपोर्ट जो गोपनीय तरीके से सीलबंद लिफाफे में माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल के लिए प्रेषित कर दी गई है, जिसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। अब आउट ऑफ सोर्सेस क्या है इस विषय मुझे कुछ नहीं कहना है।
अलीगढ़ से खबर है जहां पर टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है। सूचना के बाद में मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बन्ना देवी थाना इलाके की घटना है जहां पर टेंट गोदाम में आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मौके पर पहुंचकर टीम ने आग पर कंट्रोल किया। तो बन्ना देवी थाना इलाके की ये घटना है जहां पर एक गोदाम में आग लग गई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन सूचना के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर कंट्रोल पा लिया है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफार्मर की रंगाई पुताई करते समय 2 कर्मचारियों को करंट लगा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के परिजन का आरोप है कि प्राचार्य ने जबरन पुरानी पुताई का काम कराया, जबकि मेडिकल कर्मियों का काम सफाई करना है, रंगाई पुताई करना नहीं है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।